Am I audible? Guys, ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन, इस पे आएंगे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हैं एक्चुअली, ध्यान से देखो, इस पे आएंगे। बट उससे पहले एक हेडिंग डालिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। तो इसमें एक बेसिकली लिखिएगा, एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ, ये हम लोगों ने डिस्कशन थोड़ा बहुत पहले भी किया हुआ था। मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। देखो, वी हैव ऑलरेडी शोन दैट जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू अ कोल्ड एंड ऑफ कंडक्टर, flow of electricity from a point at a higher potential to a point at lower potential, expansion of gas in vacuum, ठीक है ना। इन सब में होता क्या है बेटा, देयर इज, जैसे मैं अगर बोलूं आपको, है ना, कि यू नो अभी हमने जैसे प्रूव किया था, हमने क्या प्रूव किया था बेटा, हम लोग थे सॉलिड पे, फिर सॉलिड से लिक्विड गए थे, लिक्विड से गैस की तरफ गए थे। तो एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी कि डिक्रीज कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमने सॉलिड कंसीडर किया, सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस में अगर कंपैरिजन करेंगे, तो सॉलिड कैन बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट ऑर्डर्ड सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, जितना गैस स्पेस की तरफ जाएगा, मूवमेंट बढ़ेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, तो उतना डिसऑर्डर्ड जो है, या डिसऑर्डरनेस जिसको बोल सकते हैं, रैंडमनेस जिसको बोल सकते हैं, वो इंक्रीज कर जाएगी। क्या बात समझ में आई? यहीं पर जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ये बताइए किस टेम्परेचर पे सारे मूवमेंट्स रुक जाएंगे? जीरो केल्विन पे। जीरो केल्विन पे सारे मूवमेंट्स रुक जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो, जिसको हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर हम लें, तो जीरो केल्विन पे वो परफेक्टली ऑर्डर्ड सिस्टम होगा। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि a solid a solid at absolute zero is considered to be in a most ordered state, ठीक है। और यहां पर जो एंट्रोपी है वो जीरो लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो।
कैसे लिख लेंगे बेटा हम लोग इसको? द एंट्रोपी ऑफ अ क्रिस्टलाइन solid at absolute zero is zero. ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने लिखा। अब बैक टू द पॉइंट, जब हम बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी की, तो हम एंट्रोपी को मेजर करते हैं, हम एंट्रोपी को बेसिकली रिलेट करते हैं डिसऑर्डरनेस से, ठीक है। तो जैसे ही सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, लिक्विड से गैस जाते हैं, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, तो हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं बढ़ रही है। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। तो हम लोग एंट्रोपी को यू नो एंट्रोपी को इस तरह से डिफाइन कर देते हैं कि एंट्रोपी एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? सर बोलो ना। सॉरी, मुझे लगा कुछ पूछना है। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और तुम्हें लग रहा है कि रिएक्टेंट साइड में गैसेस है और प्रोडक्ट साइड में सॉलिड्स बन गए, तो वहां पर एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज करती हुई दिखाएंगे। बात समझ में आई? कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट साइड में सॉलिड्स है और प्रोडक्ट साइड में गैसेस ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हुई? इंक्रीज कर गई। इज इट क्लियर? यस सर। हो गया? अब नेक्स्ट यहां पर लिखना है एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप इस पार्ट को एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ये एक्चुअली में जब आप जेई क्वालिफाई करके आईआईटी के अंदर जाओगे, तो वहां पर आपको स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। एंट्रोपी मेजरमेंट सिखाएंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। इसमें अभी जैसे मैं इसमें बात करूं,
कि हम लोग जो डील करते हैं बड़ा क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन, इनकी बात करते हैं। क्या बात समझ में आई मेरी? Yes, sir. क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स है, ये बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करता है फ्रॉम द डेटा ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। थोड़ा थोड़ा तुम्हें कम समझ में आएगा, बट टर्म इसलिए मैंने नाम ले लिया कि कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ मिल जाए तो आप परेशान नहीं हो, इतना समझ में आ जाए कि भाई ये चीजें हमको वैसे नहीं करनी थी, बट कुछ है जो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में, अगर थर्मोडाइनमिक्स में देखा होगा तो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, राइट। तो वो क्लासिकल थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है। अब वापस इस पे आते हैं कि हमने जो लिखा एंट्रोपी एज अ मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इसमें एक नोट लिखो सो दैट थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाए। लिखिएगा। In all spontaneous processes, in all spontaneous processes, there is an increase in the entropy. There is an increase in the entropy. There is an increase in the entropy. And also there is an increase in the disorder. Clear? We can also say, when a process is spontaneous, when a process is spontaneous, when a process is spontaneous, it is proceeding from a less probable to a more probable state. Less probable to a more probable state. इसको अंडरलाइन कर लो बेटा। Less probable to a more probable state. देखो ये ऑब्वियस है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें समझ में आएगा। लेस प्रोबेबल स्टेट टू मोर प्रोबेबल स्टेट, यानी जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी होने की ज्यादा है तो उस तरफ ही सिस्टम मूव करेगा। और स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है? अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना। तुमको अगर मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठा दिया जाएगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज लेस प्रोबेबल स्टेट। अभी तुम्हें खुला छोड़ दिया जाए, तुम खेलने जाओगे, उछलोगे, कूदोगे, भागोगे, तो दैट इज मोर प्रोबेबल स्टेट। क्या मेरी बात समझ में आई? वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। अब इसमें इसको इसमें और भी ये लिख लो बेटा। therefore therefore there is a close relation, there is a close relation between entropy and thermodynamic probability। एंट्रोपी एस ले लो और थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू ले लो।
लिख लिया? Yes. हम्म। तो एक रिलेशन दिया गया बेटा, जिसको हम लोग बोल्ट्जमैन एंट्रोपी इक्वेशन कहते हैं, वो लिख लो। वैसे तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हो, बाई चांस कहीं पर कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप घबराएं नहीं, आपके नोट्स में चीजें हैं, उसको आप कर लेना। तो इसको लिखिएगा S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, जहां पर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और रिकॉल करो, गैसेस स्टेट में हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा था। कैन यू रिकॉल दैट? Yes, sir. तो बेसिकली इसके हिसाब से जाएंगे तो ये डिनोट कर रहा है कि जो एंट्रोपी है वो बेसिकली डिफरेंट माइक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे मैंने बोला कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स बेसिकली रिलेट करती है जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये जो यू नो W है, ये हमने क्या लिखा बेटा? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे बोला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि सॉलिड जो होगा एब्सोल्यूट जीरो पे जब हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में होगा। हाँ. तो जो W है एक ही स्टेट होगी ना, 1 हो जाएगा हमारे लिए। तो उस इस यहाँ पर 1 1 रख दो, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो उन्होंने वर्ड्स में उस चीज को बोल दिया कि एंट्रोपी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एब्सोल्यूट जीरो पे क्या ले लेना है? 0। ठीक है, तो ये चीज लिख दो कि एट एब्सोल्यूट जीरो because a solid is in most ordered state, the thermodynamic probability will be 1। इस पे ज्यादा हम जाएंगे नहीं बेटा अभी, क्योंकि हम ज्यादा प्रोबेबिलिटी में डील कर नहीं पाएंगे। तो केवल ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में मुझे आपको देना था, तो वो मैंने आपको दे दिया। इसको हटा दें बेटा? चलो, अब जरा इन क्वेश्चंस को एक बार सोचो बेटा, ट्राई करो। पैराग्राफ बेस्ड 2 क्वेश्चंस हैं, अच्छे से सोचना, आंसर आएगा। या एक काम करते हैं बेटा, इसको तुम अटेम्प्ट करना घर पे, चलेगा? सोचना, है ना? मैं एक्चुअली कुछ भी इसमें बता करके तुम्हारा जो, क्योंकि नया क्वेश्चन और आपको इसका आंसर निकाल लेना है, कोशिश पूरी करनी है। ठीक है, फिर नहीं आता तो मुझे मैसेज करना। ठीक है, Sir. ये तो एंट्रोपी चेंज पे है और ये एंथैल्पी चेंज है। तो ये किरचॉफ इक्वेशन लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन ये जेई एडवांस 2023 के क्वेश्चंस। चलो, अब हमने एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी की काफी बात कर ली। नाउ यू राइट बेटा हेडिंग सम अदर स्टेट फंक्शंस। जैसे मैंने शायद पहले भी नाम लिया होगा, अब हम लोग बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी की। चलो, तो some other state functions।
देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बेटा कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। याद आ रहा है? और कंडीशन जो थी या क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी, हम लोगों ने बोला था कि ये जो एंट्रोपी है वो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, टोटल एंट्रोपी। क्लियर है बेटा? और अगर ये जीरो है इसका मतलब है कि यू नो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, राइट ना? इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल, उसमें हमने लिखा हुआ था प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट, प्रोसेस इज फीजिबल, उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया पता है। क्लियर है बेटा? अब इसका मतलब है कि अगर तुम्हें ये चेक करना है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, तो तुम्हें केवल सिस्टम की एंट्रोपी पता नहीं करनी पड़ेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, तुम्हें सराउंडिंग का भी पता करना पड़ेगा। और हर बार ये बहुत कन्वीनियंस नहीं होगा अपने लिए, क्योंकि हम ज्यादातर सिस्टम्स में डील करते हैं ना, मतलब सिस्टम के लिए सब कुछ स्टडी करते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है। सो कुछ दूसरे भी स्टेट फंक्शंस होने चाहिए जो ज्यादा कन्वीनियंट हो ये बताने के लिए कि प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं है। तो दो ऐसे फंक्शंस डिफाइन किए गए, एक को बोलते हैं वर्क फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं फ्री एनर्जी फंक्शन। ठीक है, तो आप चाहो तो ये नोट करके भी लिख लो बेटा, इस चीज को हाईलाइट कर लो। ये कॉपी कर लिया क्या? लिखना, इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, it is not always convenient to find entropy change for the system as well as surrounding. There are two other functions have been defined to determine feasibility of the process more conveniently, to determine the feasibility of a process more conveniently। और एक को हम लिखेंगे वर्क फंक्शन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा फ्री एनर्जी फंक्शन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको डिफाइन किया गया ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, और यहां पर जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, मैथमेटिकल डेफिनेशन। जहां पर U हो, H हो, S हो, ये तीनों जो हैं स्टेट फंक्शंस हैं, दे डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन है ना?
और एक और खास बात कि जो ए एंड जी है, दे डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम ओनली। हो गया बेटा? वॉट एवर रिटन ऑन स्क्रीन हटा हटा दें इसको। हम्म देखो, मैं आपको हर एक चीज डिटेल्ड वे में दे रहा हूँ। चाहे तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बट मैं हर चीज बता रहा हूँ बिकॉज गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है। अब जैसे इसमें मैं आपको बोलूं कि मान लो कि यू नो कोई स्टेट दी है, एक स्टेट वन दी हुई है सिस्टम की एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम उसमें मान लीजिए कि हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, तो इसको लिखेंगे ए वन इज इक्वल टू यू वन माइनस टी एस वन। कोई डिफिकल्टी? अब उसी टेम्परेचर पे मान लो हम स्टेट टू में जाते हैं, जहां पर वर्क फंक्शन ए टू हो जाता है ना, इंटरनल एनर्जी यू टू हो जाती है, एंट्रोपी एस टू हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे? क्लियर है बेटा? यस सर। अब चेंज कितने का होगा? तो डेल्टा ए हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, दैट इज यू टू माइनस यू वन माइनस टी एस टू माइनस एस वन। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा ए। क्लियर? डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। याद रखना ये सब किसके लिए है बेटा? सिस्टम के लिए। सब कुछ हम किसके लिए डिफाइन कर, यहाँ पर डेल्टा एस भी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए जो चेंज आपने करवाया स्टेट का, लेट अस से ये रिवर्सिबल चेंज है, और मान लीजिए कि इसमें क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब होती है एट टेम्परेचर टी, तो हम लोग डेल्टा एस को लिख सकते हैं क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। कोई डिफिकल्टी? नो। ठीक है। और इसका मतलब है कि क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा डेल्टा एस इंटू टी, सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस क्यू रिवर्सिबल। क्या बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है बेटा? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लिख लेंगे क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू को डब्ल्यू रिवर्सिबल भी लिख लो यहाँ पर। तो बताइए डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी? अब सब्सटीट्यूट कर दो, क्यों रिवर्सिबल कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है? क्लियर है बेटा? यस सर। इसको चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू वर्स डब्ल्यू रिवर्सिबल। इसका ये कहने का मतलब होगा कि जब वर्क होगा तो जो यू नो ये इसको बोलते हैं डिक्रीज इन द फंक्शन ए। माइनस डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, राइट ना? इसीलिए आप तुमने देखा इसको डब्ल्यू रिवर्सिबल से रिलेटेड, इसीलिए इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। और इसको इसी वर्क फंक्शन, इसी ए या चेंज इन ए, इसको हम लोग इस एक और टर्म लिखेंगे यहाँ पर,
हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये लिखा हो या फिर वर्क फंक्शन लिखा हो, दोनों मतलब यही जो हमने स्क्रीन पे किया वही करना है। तो या फिर इसको हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी बोलते हैं। कोई डिफिकल्टी? बोल सर। इसको हटा दें। सर डन। हम्म। अब सेम चीज हम लोग जी के लिए करते हैं बेटा। तो स्टेट वन हम लोग लिखेंगे G1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। स्टेट टू में G2 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2। तो बताइए डेल्टा जी कितना हो जाएगा? H2 माइनस H1, और इधर क्या लिख देंगे बता? माइनस टी, S2 माइनस S1। चेक कर लेना बेटा, कुछ गलत ना लिख दूं मैं। देखो सब सही है। यस सर। इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी कहते हैं। या सिंपली फ्री एनर्जी चेंज। और आप रिकॉल करो पुराना, हम लोग ने जब थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू लिखा था डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, याद आ रहा है? ठीक है, अब जरा इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। देखो सही है। यस सर। अच्छा, कुछ तुम्हारा पुराना रिलेशन अभी इससे पहले वाले पेज पे जो किया था, क्या वो तुमको दिख रहा है? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा बी। हाँ हाँ सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। और हमने थोड़ी देर पहले डेल्टा ए क्या लिखा था? इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, राइट ना? हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर भी माइनस डेल्टा जी लिखते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा बी। हाँ। क्या समझ में आई बात? अब ध्यान से मेरी बात सुनो। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या लिखा था? ये जो डब्ल्यू था, ये मैक्सिमम वर्क, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। पी डेल्टा वी जो है वो वर्क होता है जो नो वॉल्यूम चेंज की वजह से है, हाँ राइट ना? हाँ हाँ। और माइनस डेल्टा जी क्या है? कि ये जो वॉल्यूम चेंज की वजह से जो वर्क है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तुमने किससे? ये जो हमने थोड़ी देर पहले डब्ल्यू रिवर्सिबल लिखा था। थोड़ा कम समझ में आएगा तुम्हें, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगी जब चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वहां पर डेल्टा जी को हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। डेल्टा जी को हम बोलते हैं
कि यू नो एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क बोल सकते हैं, इसको हम लोग अगर हम ये जो माइनस डेल्टा जी लिखा है तो हम इसको बोलते हैं कि जो बेसिकली माइनस डेल्टा जी गिव्स अ maximum work that can be obtained from a system other than due to change of volume. ठीक है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नेटवर्क। नेटवर्क याद करो, मैं एक बार ये भी टर्म यूज किया था, यू नो नॉन पीवी वर्क, याद आ रहा है क्या? नॉन पीवी वर्क, स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ऐसे टर्म्स यूज किए थे, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। तो वो नॉन पीवी वर्क की इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो वो यहाँ डेल्टा जी बेसिकली इंडिकेट करता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, W माइनस पी डेल्टा वी, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। ये कॉपी कर लो, नोट में लिखा देता हूं, नहीं तो क्या अपने आप लिख नहीं पाओगे। सर डन। लिख लिया? चलो इसमें लिखो बेटा, माइनस डेल्टा जी, माइनस डेल्टा जी is a measure of, minus delta G is a measure of the net work, the net work that can be, that can be obtained from a system, obtained from a system at constant temperature and pressure. ठीक है, आगे इसको ये भी लिख लो बेटा, माइनस डेल्टा जी जो आपको यहां पर दिख रहा है, उसको हम लोग मैक्सिमम यूजफुल वर्क भी बोलते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिले कि फाइंड आउट मैक्सिमम यूजफुल वर्क, इसका मतलब आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। देखो इतना सारा डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने वो एंड्स में बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें। फॉर्मूला सबको याद रहता है, डेल्टा जी इसको डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, पता चला डेल्टा एच भी दिया है, डेल्टा एस भी दिया है, टी भी दिया है, तुम्हें डेल्टा जी निकालना था। और क्वेश्चन में लिखा था फाइंड मैक्सिमम यूजफुल वर्क, खाली तुम्हें ये नहीं पता था कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क डेल्टा जी है। क्या बात समझ में आई? इसको आप नॉन पीवी वर्क भी लिख लो। अब वो जो बोलेगा हम वो करते चले जाएंगे, सामने देखो तुम्हारा फॉर्मूला भी डेराइव कर दिया, पूरी डेरिवेशन दिखा दिया आपको कि डेल्टा जी को हम नॉन पीवी वर्क क्यों कह रहे हैं। ठीक है, आप इसको फर्दर लिख लो बेटा यहाँ पर कि द नेटवर्क दैट इज मेजर्ड हियर, द नेटवर्क दैट इज मेजर्ड हियर मे बी इलेक्ट्रिकल वर्क, इसलिए मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला, इलेक्ट्रिकल वर्क और केमिकल वर्क। ठीक है,
चलो मेरे ख्याल से सब कॉपी कर लिया होगा तुमने अब तक। अब इसमें लिखना बेटा, वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेरिएशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिख लिया हेडिंग? अब तुम खुद ही देखो इधर, G इज इक्वल टू H माइनस TS होता है, ट्रू और फॉल्स? और H क्या होता है? U प्लस PV। सब्सटीट्यूट कर दो तो G इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना U प्लस PV माइनस TS। करेक्ट? इसको जरा डिफरेंशियल फॉर्म लिखो बेटा। DG इज इक्वल टू क्या लिखोगे? DU। समझ में आया? PV को क्या लिख देंगे बेटा? PDV प्लस VDP। एम आई करेक्ट? और TS को लिखेंगे TDS माइनस SDT। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? DQ इज इक्वल टू DU माइनस DW। अगर मान लेते हैं कि जो वर्क डन है दैट इज ड्यू टू एक्सपेंशन, तो फिर माइनस DW हो जाएगा PDV। तो ये तुम्हारा हो जाएगा DQ इज इक्वल टू DU प्लस PDV। ठीक है? और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर तुम याद करो तो DS इज इक्वल टू हमने लिखा था DQ बाई T। तो यहां से TDS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? DQ एंड दैट इज DU प्लस PDV। क्लियर है? यस सर। अब इससे हम लोग फाइनली लिख पाएंगे DG इज इक्वल टू हाउ मच? बताइए। सब्स्टिट्यूट कर दो ना ये DG वाली क्वेश्चन, तो क्या निकलेगा फाइनली? बस बस यही चाहिए था बेटा। किस बच्चे ने बताया? नाम बोलो। ये कॉपी कर लो बेटा। Basically, this equation gives a change of free energy when system undergoes reversibly a change of pressure as well as change of temperature. Reversible change of pressure as well as temperature. अगर बाई चांस प्रेशर कांस्टेंट हो, इसी के लिए बोल रहे हैं, इफ प्रेशर कांस्टेंट हो तो बताओ DG की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस SDT। तो यहां से हम लोग जो है ना, आप ठीक से देखो तो हम लोग DG बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस S लिख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया होगा। कुछ कुछ पार्ट इरेज कर दें बेटा इधर बार। और सबने कॉपी कर लिया था? मैं फाइनल वाला लिख देता हूं। तो मेरे ख्याल से यहां तुम लोग यहां तक पहुंच गए थे, DG इज इक्वल टू VDP माइनस SDT। इसी का डिस्कशन कर रहे थे कि इफ प्रेशर कांस्टेंट, तो हम लोगों ने फिर निकाल लिया था DG, या DG के बदले तुम डेल G ऐसा भी लिख सकते हो बेटा। अच्छा हुआ इरेज हो गया। ठीक है? ये तो, और इसी तरह हम लिखेंगे इफ टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा बेटा? DG इज इक्वल टू VDP हो जाएगा। तो यहां भी हम लिख देंगे डेल G बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। क्लियर है बेटा? यस सर, हाँ सर। दोनों रिलेशंस मेरे ख्याल से।
तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा जी डिफाइन करना चाहें, डेल्टा जी, तो हम लोग मान लीजिए दो स्टेट्स ली 1 और 2, तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना बेटा, P1 से P2 VdP, राइट ना। हाँ सर। और VdP वी को क्या लिख देंगे, RT/P, तो ये हो जाएगा RT P1 से P2, और ये हो जाएगा DP/P। तो हम इसको लिख देंगे RT ln P2/P1, या फिर RT ln V1/V2। समझ में आया क्या बेटा रिलेशन? यस सर। इसको कॉपी कर लिया है ना बेटा सबने? यस सर। चलो अभी रेस्ट करो तुम लोग, ठीक है। हाँ सर।